हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वां यानी क्लास 10th का 30 डे का सीरीज चल रहा है, जिसका आज डे हम लोग का 18 है, यानी कि 30 में से ये 18वां दिन है। और मैंने ये वादा किया कि ये जो 30 डे का सीरीज है, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि आज 18 डे में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी संभावना है कि आपके एग्जाम में वो आएगी। तो देखिए, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जो बच्चा जो जीव विज्ञान है उसको पूरा अच्छा से भी डिटेल्स पढ़ लेता है, फिर भी उसको बहुत कम ही बच्चे को देखने को मिलता है कि मनुष्य के दांत के बारे में। लेकिन आपके एग्जाम में कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी, ये अभी 3 साल पहले पूछा गया है, तो अभी चांस बन रहा है कि इस साल ये पूछेगा। ठीक है, हर 3 साल पे ये क्वेश्चन हर बार दोहराया जाता है कि बताइए मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनके क्या काम होते हैं। और ये आपके 2 या 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ बोलता है बताइए कितने प्रकार होते हैं, और 5 नंबर में पूछता है तो बोलता है कि बताइए मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं और उनका क्या कार्य होता है। तो एक ही क्वेश्चन हम दोनों कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से बनता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 4 और 4 ही टिक कराइएगा। ठीक है, कौन कौन से। तो पहला होता है छेदक या कृंतक, दूसरा होता है भेदक या रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक और चौथा होता है सीधा चवर्णक। क्लियर। अब यहां से ये 4 भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन दांतों के प्रकार में से एक है, और इन चारों में से कोई एक उस ऑप्शन में दिया रहता है। तो याद कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि छेदक या कृंतक का काम क्या होता है, वो क्या काम करता है। और ये जो दांत है ये सब हमारे मुंह में ही है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। वही है कौन कौन से, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो अभी देखते हैं छेदक या कृंतक का क्या काम है। तो ये जो भोजन होता है, जो पदार्थ होता है, जो वस्तु होता है, उसको काटने के लिए उपयोग होता है। या उसको यहाँ पे देखिए छेदक भी लिखा है, या उसको मतलब छेद करके जो हम लोग काटते हैं उसे बोलते हैं। तो आप अपने से जाइए कुछ खा कर देखिए, और जहां पे आप लोग काटते हैं ना, जैसे बिस्किट खाते हो तो बिस्कुट काटते हो, तो जहां से काटते हो उस दांत को बोलते हैं हम लोग कृंतक या छेदक। क्लियर। तो इसका काम क्या है, वस्तु को, भोजन को काटना। उसके बाद दूसरा है भेदक या रदनक, जो वस्तुओं को फाड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अब ये कैसे समझिएगा। तो देखिए, आप सबके बहुत सारे बच्चे के नहीं होते, लेकिन अधिकतर बच्चे के क्या होते हैं कि दांत के आगे में यहाँ पे, यहाँ 2 साइड में 2 नुकीले दांत निकले रहते हैं। किसी का थोड़ा रहता है, किसी का बहुत ज्यादा रहता है, जैसे सुगर दत्ता भी बोलते हैं। तो वही जो होता है, वो जो 2 दांत होता है वो भेदक या रत्नक कहलाता है, जो हर वस्तु को चीरने या फाड़ने का काम करता है। जो ईख भी होता है, हम लोग आमतौर पर उसी से चीर फाड़ कर खाते हैं। क्लियर। तो होप करती हूँ दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अगला है तीसरा अग्रचवर्णक, यानी कि आगे के जो 4 दांत होते हैं उसके बारे में बोले। यह भोजन को तोड़ने में, जो ये हम लोग अभी देखे ना, काटने और तोड़ने, लगभग ये दोनों सिमिलर ही होते हैं, मतलब समान ही होते हैं। तो अग्रचवर्णक का काम क्या होता है, भोजन को तोड़ने का। क्लियर। एंड चवर्णक का काम होता है भोजन को चबाने का, पीसने का। जो इधर का जो दांत होता है ना, जिसके द्वारा हम लोग कोई चीज को चबाते हैं या पीस पीस कर खाते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग चवर्णक। ठीक है। तो होप करती हूँ दांत के कितने प्रकार होते हैं, उसके क्या काम होते हैं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करते चलिएगा। एंड अगला क्वेश्चन देखिए, विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं। ये देखने में बहुत हल्का रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रहता है, लेकिन बच्चे जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं उसका तो वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि विषम पोषी में क्या होगा, परपोषी में क्या होगा, समपोषी में। याद तो सब है, लेकिन बच्चे होने लगते हैं कंफ्यूज। तो आज उसी कंफ्यूजन को अच्छे से दूर करेंगे कि विषम पोषी से आप क्या समझते हैं। विषम का मतलब होता है दूसरा, और पोषी का मतलब होता है जो दूसरे के शरीर से या दूसरे पे आश्रित रह के अपना भोजन ग्रहण करे, उसे बोलते हैं विषम पोषी। तो आप बोलो दीदी परपोषी भी तो होता है, तो वो भी होता है। तो परपोषी में हम सबको ही आ गए, लेकिन विषम पोषी में वैसे आते हैं हम लोग, क्या है, पेड़ पौधे से खाना आता है तो उसको बनाते हैं फिर खाते हैं। लेकिन विषम पोषी वाले जो जीव होते हैं, जैसे कि मान लो जू। अब बहुत सारे बच्चे को जू समझ में नहीं, ढील समझते हो, ढील जो सर में हो जाता है जू, या उस जू को ही गांव की भाषा में ढील बोला जाता है।
वो हमारे शरीर में रहता है। क्या उसको खाना बनाना पड़ता है या कुछ नहीं, बस उसको जब भूख लगता है हमारे शरीर में अपना चोंच मारता है, खून चूसता है, हो गया उसका पेट भर गया। तो वो क्या है, विषम पोषी जीव है, जो हमारे शरीर की सतह पे ही रह के हमसे ही भोजन वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो वैसे जीव को बोलते हैं विषम पोषी। तो होप करियो समझ में आ रहा होगा। तो वही लिखे, वैसे जीव जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को अपने भोज्य पदार्थ के रूप में, यानी कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए, अपने ताकत के लिए, प्रोटीन के लिए, जो भी समझो, अन्य जीव मतलब अन्य जीव, अब वो जिंदा होता है या मृत होता है, उसके शरीर पे आश्रित होता है, उसके और उसके शरीर से भोजन को ग्रहण करता है, वैसे जीव विषम पोषी जीव या विषम पोषी पोषण ऐसा कुछ कहलाते हैं। कहने का मतलब है, हाँ, कुछ ऐसे जीव है जो जीवित के शरीर पे, जैसे कि जू हो गया, ढील हो गया, वो कभी भी रहेगा तो जिंदा इंसान के सर में ही होगा। क्यों? क्योंकि जब वो इंसान जिंदा रहेगा तभी तो उसके पूरा बॉडी में ब्लड रहता है, खून रहता है, तो वो चोंच मार के खून चूसता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो मृत, जो मर जाता है, उसके बाद उसके शरीर पे जो कीड़े मकोड़े जो भी होने लगता है उसको खा के जीवित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी देखिएगा कुत्ता कहीं पे मर जाता है, उसके शरीर पे कीड़े मकोड़े सब बहुत सारे लग जाते हैं, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुत्ता ही गायब हो जाता है पूरा। तो वो क्यों होता है गायब? क्योंकि उसके शरीर को धीरे धीरे जो मृत जीवी जीव होते हैं वे खा जाते हैं। तो होप करती हूँ मृत जीवी पोषण भी क्या होता है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए ये दोनों को अच्छा से नोट डाउन कॉपी में करते चलिए, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि कार्बन मुख्यतः सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं। सहसंयोजक का मतलब है कि अपने साथ किसी और को लेकर बंधन बनाना सहसंयोजन कहलाता है। ठीक है, तो क्यों बनाता है उसी को बताना है। तो कार्बन मुख्यतः सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इसका निम्नलिखित कारण है। मैं बार बार ये इसलिए हर वीडियो में निम्नलिखित लिख कर लाती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन क्यों, कारण, विशेषता ये सब मिले तो आपको पहले निम्नलिखित लिखना है, उसके बाद उसका पॉइंट लिखना है। तो क्यों बनाता है? तो कार्बन में एक श्रृंखलन गुण पाया जाता है। श्रृंखलन गुण का मतलब है कि कार्बन के ऐसे बंधन होते हैं, इसी से ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ कर ये एक श्रृंखला टाइप का बनाते हैं। पहला गुण इसलिए होता है, इसलिए संयोजक बंधन होता है। दूसरा, कार्बन का संयोजकता 4 होती है। ये आपके एग्जाम में भी पूछता है कि कार्बन ऑब्जेक्टिव में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4। कैसे? तो एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब आप गिनो, इसमें हीलियम कुछ भी इसमें आप लगा सकते हो। तो यही है हमारा संयोजकता। ठीक है, तो एक कार्बन की कितनी संयोजकता? तो 4, 1 2 3 4। क्लियर? उसके बाद इसका आकार देखो, इसका आकार छोटा होता है, इसी सब गुण के कारण इसमें सहसंयोजी यौगिक बनने का गुण पाया जाता है। क्लियर? होप करती हूँ कि कार्बन में मुख्यतः संयोजकता यौगिक क्यों बनता है आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए, आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। आघातवर्ध्यता समझने से पहले हम लोग को समझना होगा धातु और अधातु क्या होता है। तो धातु उसे कहते हैं जो विद्युत का सुचालक हो, जो चमकीला हो, जिसको लमड़ाया जा सके, पीट पीट के तार की तरह बनाया जा सके, और अधातु जस्ट धातु के उल्टा। क्लियर? समझ गए? तो धातुओं का वह गुण, अब धातु अभी मैंने बताया जो चमकीला हो, विद्युत का सुचालक हो, यानी कि करंट एक जगह से दूसरी जगह तक उसमें है प्रवाहित हो पाए, चमकीला हो, उसको पीट पीट कर तार जैसा बनाया जा सके, लमड़ाया जा सके, लचीला हो, ये सब क्या कहलाते हैं? धातु। ठीक है, तो धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदल दिया जाता है उसे ही बोलते हैं आघातवर्ध्यता। जैसे कि सोना, सोना भी एक धातु है। ठीक है, आपको बताना है सोना को किससे सूचित किया जाता है। तो देखो, धातु जैसे सोना, सोना रहता है इतना, उसको पीट पीट कर क्या करते हैं, एक तार भी बना सकते हैं, गोला, उसका कोई भी आकार दे सकते हैं, वो बहुत लचीला होता है। वैसे ही धातु का वह गुण जिसके कारण उसे पीट पीट कर पतली चादर की तरह बना दिया जाए या तार की तरह बना दिया जाए, उसी गुण को बोलते हैं आघातवर्ध्यता। क्लियर? तो होप करती हूँ आघातवर्ध्यता क्या है आपको समझ में आया होगा। एंड लास्ट और प्यारा और Q2 सा क्वेश्चन देखो, इसको Q2 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर साल आपसे पूछता है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम बताए। तो एक बार पूछा तो बार बार, तो देखो एक निष्क्रिय गैस आप याद रखना, हीलियम। इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूंगी कि एक के जगह पे आप 5 या 3 निष्क्रिय गैस के नाम याद रखें। यहाँ पे हीलियम मैंने याद करवा दिया, और होमवर्क के रूप में है कि 2 आपको याद करके आना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और मैं बार बार बोलूं आपको मैं ओवरलोड नहीं दूंगी, बस 30 दिन तक आप मेरे से जुड़े रहो, आपका साइंस पूरा कंप्लीट करवाने की गारंटी मेरी है। एक भी एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे अगर ईमानदारी से मेरे साथ आप भी मेहनत करोगे तो।
तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।